हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए कुछ रूल्स लेकर के आया हूं। किसके रूल्स? नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स। जी हां, इससे जो पहला लेक्चर है पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर मैंने आपको कुछ रूल्स कराए। वो रूल्स क्या थे? वो रूल्स थे कि आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आपको नाम दे रखा है तो उस नाम से उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। वो रूल मैं आपको इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन फॉर्मूलेज जो आप बनाते हो उसके रूल्स मैं इससे पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं और स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि उन्हें उस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी नाम को फॉर्मूले में बनाना इजी तरीके से आ चुका है। ये वाला जो मैं लेक्चर लेके आया हूं, इसमें पार्ट सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉमेनक्लेचर के नाम से हम इस लेक्चर को जान सकते हैं। इसके अंदर हम जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस फॉर्मूले से उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं ना, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उस कंपाउंड की नेमिंग आप कैसे करेंगे, उसके लिए रूल्स लेकर के आया हूं मैं इस लेक्चर के अंदर। जिन रूल्स को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी रूल्स है, एक ही बार में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर पाएंगे इजीली अगर आप QCS के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, जिसके अंदर मैं कंपाउंड की नेमिंग कराने से रिलेटेड कुछ रूल्स लेकर के आया हूं, जिन रूल्स को हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट स्टूडेंट्स, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग खुद कर पाएंगे। इस तरीके से मैं आज इस लेक्चर को आपको बताने वाला हूं कि आपको वो नेमिंग बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये नेमिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। क्यों जरूरी है मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं। CBSE बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आता ही आता है। वो नॉमेनक्लेचर या तो नाम से कंपाउंड बनाने के लिए हो सकता है या कंपाउंड से उसका नेम लिखने के लिए हो सकता है। तो दोनों ही लेक्चर मैं QCS पर अपलोड कर चुका हूं आपके लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के, ताकि आप दोनों ही तरह के नॉमेनक्लेचर को अटेम्प्ट कर पाएं। किससे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूले से नेमिंग करना, दोनों ही आप इजी तरीके से कर पाएंगे। और उससे भी बेटर तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने आपको नोट्स के अंदर लिंक में कुछ जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स 3 तरह के मैंने आपको बताए। लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, लिगेंड्स नेगेटिवली भी चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। उन लिगेंड्स को आपको उनके नाम के साथ लर्न करना पड़ेगा। जब आपको लिगेंड्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे कि ये कौन सा लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है। इसके अलावा भी लिगेंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। लिगेंड मोनोडेंटेट भी हो सकता है, डाइडेंटेट भी हो सकता है, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है और पॉलीडेंटेट भी हो सकता है। वो भी सब कुछ डिटेल में आपको समझाया जाएगा। कहां पर? QCS के अंदर। तो आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते रहिए और लेक्चर्स को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, ताकि मेरे को वीडियो बनाने में और ज्यादा इंटरेस्ट आए और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को क्या कर सकूं और अच्छे तरीके से
एक्सप्लेन कर सकूं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस डाउट का भी जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको 100% दूंगा। इज इट क्लियर? तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और लेक्चर का मेन टॉपिक क्या है कि अब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब आप नेमिंग करेंगे तो उससे पहले ये अंडरस्टूड है कि आपको हर लिगेंड्स के नाम के बारे में पता होना चाहिए कि किस लिगेंड को आप किस नाम से जानेंगे या जानते हैं। जब तक आपको लिगेंड्स के बारे में नहीं पता होगा ना, आप ये नेमिंग नहीं कर सकते। इसलिए लिगेंड्स को आप याद कर लीजिए। ज्यादातर आपके नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स ही यूज होते हैं यहां पर, राइट? पॉजिटिव लिगेंड्स ज्यादा यूज नहीं होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स है ही क्वांटिटी में 3। तो आपके नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं अभी रूल्स के साथ साथ एग्जांपल भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और आपको ये इजी तरीके से आता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, इन रूल्स में कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले वाले रूल्स की बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाले रूल्स कौन से? जिनमें हमने क्या किया था, नाम से फॉर्मूला बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूले से नेम लिखेंगे। फॉर्मूले से नेम लिखने में भी लिगेंड्स याद होने चाहिए, नेम से फॉर्मूला बनाने में भी आपको लिगेंड्स का आइडेंटिफिकेशन याद होना चाहिए। मींस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर लिगेंड्स को लर्न करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिगेंड्स को किस तरीके से आप लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि जब भी, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, ये वाला एक एग्जांपल है ये, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद CONO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इस एग्जांपल को देखते हुए हम इस फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं। ये कहता है द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके बाद यहां पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिगेंड्स होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ दे रखा है ना, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये मैं आपको लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल भी हो सकती है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर यहां पर नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है आपको, या इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा कैटायन को पहले लिखेंगे। किसको पहले लिखेंगे, कैटायन को। जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, आप लेते हैं NaCl। अब NaCl का आप नाम क्या लेते हैं, NaCl को आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आप इसे, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं NaCl ना लूं और मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, HCl ले लेता हूं, ये तो मैं नॉर्मल फॉर्मूले ले रहा हूं आपके लिए एग्जांपल को समझाने के लिए। HCl को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही बोलेंगे ना। अब आप देखिए, यहां H आ गया है तो आपने हाइड्रोजन पहले लिखा, यहां Na आ गया है तो आपने सोडियम पहले लिखा। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जब ये कंपाउंड बने, जब इनके बीच में Na और Cl के बीच में बॉन्डिंग बनी, तो वो क्यों बनी, क्योंकि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पहला रूल है, ये पहला रूल आपको ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हमेशा आप, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज हो या वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल हो या वो नेगेटिवली चार्ज हो, आपको क्या करना है, जो पूरा फॉर्मूला आपको दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आप हमेशा पहले लिखेंगे। अब देखिए, एक तो एग्जांपल ये है आपके पास,
एक एग्जांपल ये थर्ड वाला आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाला जिसमें मैंने के पहले लिखा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ रहा है। तो यहां पर पॉजिटिव क्या हो गया के, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, के को लिखेंगे। के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। तो पहला रूल आपको यही कहता है कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा हो, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक जो पार्ट है, उसको आप हमेशा पहले लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। किनमें, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, चाहे भले ही चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, आपको हमेशा कैटायन को कैसे लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। पहला रूल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, सेकंड वाले पर। ये कह रहा है कि लिगेंड्स को आप नाम देंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, बट किससे पहले, बिफोर सेंट्रल मेटल एटम। जब आप क्या कर रहे थे, जब आप नाम से फॉर्मूला बना रहे थे तो सबसे पहले क्या लिख रहे थे आप, सेंट्रल मेटल एटम लिख रहे थे। उसका बिल्कुल उल्टा है ये। अब जब फॉर्मूले से आप नाम लिखेंगे ना, तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले आप लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आएगा। जैसे देखिए यहां पर पहले एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये मेरे पास पहला एग्जांपल है, और पहला एग्जांपल क्या है, CONO2 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमें इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करनी है तो सबसे पहला रूल तो कहता है कि पॉजिटिव को पहले लिखना है। अब ये तो अकेला कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ही ना, और न्यूट्रल भी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि किसको पहले लिखे किसको बाद में। अब तो हमें सीधा सेकंड रूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सेकंड रूल क्या कहता है, आप लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या कीजिए, लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और सबसे पहले लिगेंड्स को लिखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, NO2 मैंने आपको बताया, अगर NO2 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे नाइट्राइटो N। क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। और अगर ये ऐसे होता ONO, इसका मतलब ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तब भी इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो O होगा। फिर इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो O। तो यहां पर तो ये NO2 लिखा हुआ है, NO2 लिखा हुआ है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी हमारे पास यहां नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो N का मतलब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, N से स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाइए यहां पर NH3 पर। NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइन। और एमाइन लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। तो यहां पर अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, एमाइन आएगा। बट एमाइन भी कितने दे रखे हैं यहां पर, 3। तो उसके लिए भी मैंने यहां पर रूल लिखा है। आप फोर्थ रूल देखिए कि आप प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए। किसको इंडिकेट करने के लिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स को इंडिकेट करने के लिए। तो आप यहां पर स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला लिगेंड क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अमाइन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, एमाइन। बट एमाइन कितने दे रखे हैं, 3। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे ट्राई एमाइन। 3 एमाइन दे रखे ना, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन। रूल, सेकंड वाला रूल ये कहता है कि आप लिगेंड्स को पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। किससे, सेंट्रल मेटल एटम से पहले। वही कर रहा हूं मैं। कंपाउंड में लिगेंड्स देखे, 2 तरह के लिगेंड्स हैं यहां पर, जिनमें से एक एमाइन है और एक नाइट्राइटो N है। अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आता है, और कितने एमाइन है, 3। तो मैंने लिखा ट्राई एमाइन।
उसके बाद क्या है, ट्राइएमाइन के बाद ट्राई नाइट्राइटो एन, क्योंकि नाइट्राइटो एन भी कितने हैं, 3 लिगेंड्स हो गए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब क्या बचा हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो अब क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और उसके बाद यहां पर रोमन में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, जो कि यहां पर कितनी है, ये तो एमाइन तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्राइटो एन पर नेगेटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज है और 3 नाइट्राइटो एन है, मतलब 3 नेगेटिव हो गए। और 3 नेगेटिव जब मेटल की वैलेंसी के साथ आएंगे तो मेटल क्या करता है, 3 पॉजिटिव शो करता है, तभी तो न्यूट्रल आ रहा है वो। भाई 3 नेगेटिव इसके और 3 पॉजिटिव इसके होंगे तभी तो ये न्यूट्रल हो रहा है। तो यहां पर कोबाल्ट की रोमन में वैलेंसी क्या लेंगे, अब 3 वैलेंसी लेंगे। ये भी रूल है कि मेटल के साथ आप उसकी वैलेंसी को रोमन में दिखाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, मैंने यहां पर नाइट्राइटो लिखा, क्या लिखा, नाइट्राइटो। ओ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहां पर थर्ड रूल कह रहा है कि जितने भी एनायन लिगेंड्स होंगे उनकी एंडिंग करोगे आप ओ से। एनायन लिगेंड्स एंड्स विद ओ, व्हाइल न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स आर सेम। न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स क्या होंगे, सेम, जो उनका नाम होगा वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। बट जितने भी एनायनिक लिगेंड होंगे, एनायनिक मतलब ऐसे लिगेंड जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, उनकी एंडिंग आप किससे करेंगे, ओ से करेंगे, ये रूल। दूसरा, कुछ ऐसे हैं एक्सेप्ट एक्वा, एक्वा यूज करेंगे आप किसके लिए, वाटर के लिए। एमाइन यूज करेंगे आप NH3 के लिए। कार्बोनाइल यूज करेंगे आप CO के लिए, जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल देते हैं। नाइट्रोसाइल ये यूज करेंगे आप NO के लिए। तो थर्ड रूल आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ रूल भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपके लिगेंड्स क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं तो उनकी क्वांटिटी को प्रीफिक्स के थ्रू दिखाते हैं आप। सिंगल के लिए मोनो, डाई 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इस तरह से आप यूज करेंगे इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए क्या, प्रीफिक्सेस। इज इट क्लियर। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम के जो रोमन में आपने क्वांटिटी लिखी उसके लिए ये फिफ्थ रूल है आपका, कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना उसे आप इंडिकेट करेंगे बाय रोमन न्यूमेरल। रोमन क्वांटिटी में उसे आप इंडिकेट करेंगे और उसको पेरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, पेरेंथेसिस। इस छोटे ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस बोलते हैं। इज इट क्लियर। और सिक्स्थ रूल आपका क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान रख लेना और बहुत इजी भी है, मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है अगर ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स आयन था, ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है या न्यूट्रल है, ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या तो आपकी कैटायनिक हो सकती है या आपकी एनायनिक हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर ये कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो तो उस केस में जब आप मेटल को लिखेंगे ना तो मेटल को ऐसे ही उसी नाम से लिखेंगे जिस नाम से हम उस एलिमेंट को जानते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, ये क्या था, न्यूट्रल था तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं ना, तो मैंने इसको कोबाल्ट ही लिखा। बट अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो जाए, देखिए इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो ये है ये नेगेटिवली चार्ज हो या एनायन हो, तो जब आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे तो उसकी एंडिंग करेंगे सफिक्स से, किससे,
8 से। मतलब मैं आपको साफ क्लियर कर दूं, अगर इस पर कोई नेगेटिव चार्ज होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो आप सेंट्रल मेटल एटम को कोबाल्ट नहीं लिखते, फिर आप इसे लिखते कोबाल्टेट। क्या लिखते? कोबाल्टेट। क्योंकि ये रूल कहता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज आ रही है, तो उस केस में आप सेंट्रल मेटल एटम की एंडिंग करेंगे एक सफिक्स से। किससे? 8 से। अगर वो प्लेटिनम है तो आप उसे प्लेटिनेट लिखेंगे, अगर वो निकल है तो उसे निकलेट लिखेंगे, अगर वो क्रोमियम है तो उसे क्रोमेट लिखेंगे, अगर वो कोबाल्ट है तो उसे कोबाल्टेट लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड बाय दिस रूल। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जरा। फर्स्ट एग्जांपल की नेमिंग मैं आपको बता चुका हूं, मैं सेकंड एग्जांपल की नेमिंग करके दिखाता हूं आपको। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है आपके पास। देखिए यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद ONO दे रखा है और फिर NH3 दे रखा है, उसका होल 5 है और यहां SO4 है। राइट स्टूडेंट्स, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहां लिख देता हूं COONO पैरेंथेसिस के अंदर है, फिर यहां पर NH3 का होल 5 है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 है। राइट, अब ये आपको दिख रहा है क्लियरली। हमें अब इसका नाम लिखना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम नाम लिखेंगे तो मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले कैटायन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कैटायन को। अब आपको कैसे पता लगेगा कैटायन कौन सा है? देखिए मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाद में क्या दे रखे हैं? काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है ना SO4, तो बाद वाला काउंटर आयन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये बाद वाला हो गया और ये पहला वाला हो गया, तो पहला वाला क्या है? कैटायन। तो सबसे पहले तो आप इसे लिखेंगे, इसको तो बाद में लिखेंगे। और इसे भी लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? लिगेंड्स को लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके लिए आपको लिगेंड्स याद होने चाहिए कि किसको कौन सा लिगेंड बोलते हैं या इन लिगेंड्स का क्या नाम है। मैं आपको बता दूं, ONO इसका नाम है नाइट्राइटो O, क्योंकि ये O के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इसको तो आप फैमिलियर हो ही गए हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एमाइन। तो अल्फाबेटिकली एमाइन पहले आएगा, बट एमाइन कितनी बार दे रखा है? 5 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप लिखेंगे पेंटा एमाइन, क्योंकि एमाइन कितनी बार दे रखा है? 5 बार। अल्फाबेटिकली एमाइन पहले आता है तो आपने लिखा पेंटा एमाइन। फिर ये कितना दे रखा है? 1, यहां लिखेंगे नाइट्राइटो O। स्पेस नहीं छोड़ना, लगातार लिखना है। एक ही लेटर आपका कैपिटल आना चाहिए, उसके बाद सब क्या आएंगे? स्मॉल आएंगे। तो ये क्या आ गया? नाइट्राइटो O। अब इसके बाद क्या बचा आपका? सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका? कोबाल्ट। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो 6th रूल ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है या न्यूट्रल है, तो जो आपका मेटल होगा उसे आप ऐसे ही लिखेंगे। मतलब एक कोबाल्ट है तो आप यहां क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही लिखेंगे। और फिर उस कोबाल्ट के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। किसके अंदर? पैरेंथेसिस के अंदर। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? लास्ट वाला काउंटर आयन लिखेंगे, जिसे आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इसे सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। अब बात रहती है कि यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए। और उसके लिए आपको लिगेंड्स को आइडेंटिफाई भी आना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा पॉजिटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड है तो कितना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव लिगेंड है तो कितना पॉजिटिव चार्ज है उस पर। न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया एमाइन न्यूट्रल है,
ONO नेगेटिव लिगेंड है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, SO4 पर दो नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। तो आपने क्या करना है, आपने करना है यहां पर इसको मानना है x -1 -2 इक्वल टू 0। और -1 -2 कितने होते हैं? -3। -3 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो मेटल पर कितना चार्ज आएगा? +3। तो यहां पर रोमन में क्या लिखोगे आप? 3 लिखोगे। तो आपके कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पेंटाअमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 सल्फेट। कोबाल्ट 3 सल्फेट का मतलब है कि ये जो 3 मैंने लिखा है रोमन के अंदर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की, राइट। और मैंने कोबाल्ट को कोबाल्ट ही क्यों रहने दिया? क्योंकि कोबाल्ट उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं कोबाल्ट की एंडिंग किससे करता? 8 से करता, और फिर मैं क्या लिखता? इसको कोबाल्टेट लिखता। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैं आपको 8 वाला एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा कि मैं ये 8 बार बार क्यों इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए, मेरे पास एक थर्ड एग्जांपल है आपका, और थर्ड एग्जांपल क्या है कि PtCl3 NH3 पैरेंथेसिस के अंदर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहला काउंटर आयन दे रखा है पोटेशियम, और फिर उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। मतलब पहले काउंटर आयन होने का मतलब क्या हुआ? जो पहले होता है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इतना तो समझ गए ना आप? मतलब इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या होगा? 100% नेगेटिव चार्ज। इसी नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा था। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है, और जब ये नेगेटिवली चार्ज होता है जब केस में, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाते हैं हम? 8 लगाते हैं। और एक चीज, सबसे पहला जो रूल आपका कहता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, कैटायन को पहले लिखना पड़ेगा। अब यहां कैटायन कौन है? ये पोटेशियम। तो आप क्या करेंगे? नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। लिख लिया? पोटेशियम क्यों लिखा? क्योंकि ये कैटायन है और कैटायन को हम पहले लिखते हैं। उसके बाद अब आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखने के लिए तो आपको रूल मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले लिगेंड्स को लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और लिगेंड्स को लिखने से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये तो आपका क्या है? एमाइन लिगेंड है जो कि एक है, और ये आपका क्या है? Cl। इसे बोलते हैं क्लोराइडो। और Cl कितने हैं यहां पर? देखिए Cl कितने हैं? 3। तो ये क्या हो गया? ट्राइक्लोराइडो। बट C तो A के बाद में आता है, तो आप पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम के बाद लिखेंगे एमाइन, क्योंकि वो एक ही बार दे रखा है, और फिर ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि ये Cl कितनी बार दे रखा है? 3 टाइम दे रखा है, इसलिए ट्राई क्लोराइडो। और मेटल कौन सा है? प्लेटिनम। बट हम इसको प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसे लिखेंगे प्लेटिनेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम के बाद में क्या लगता है? 8 सफिक्स लगता है। ये हो गया प्लेटिनेट। बट अभी भी यहां कुछ बच रहा है। क्या बच रहा है? यहां बच रहा है पेरेंथेसिस में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो कैसे निकालेंगे? उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है पोटेशियम पर तो चार्ज होता है +1, राइट। प्लेटिनम पर आपको चार्ज निकालना है, x मान लीजिए। क्लोरीन पर चार्ज होता है -1 और 3 क्लोरीन है,
और ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और इक्वल टू के इधर क्या लगा दीजिए, 0। अब देखिए 1 + x - 3 = 0, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x - 2 = 0 और x +2। मतलब मेटल पर चार्ज क्या आया आपका, +2। तो उस 2 को आप रोमन में दिखाएंगे, यहां पर कैसे दिखाएंगे, रोमन में आप उस 2 को दिखाएंगे यहां पर। तो ये आपकी क्या हो गई, नेमिंग हो गई इस कंपाउंड की। राइट स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में आपको QCS के ये रूल्स, जो मैंने 6 रूल्स आपको बताए थे इससे पहले लेक्चर में, जिसमें हमने क्या किया था, नाम से कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला बनाया था, और 6 रूल मैंने इस लेक्चर में आपको बताए, जिसमें फॉर्मूले से आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। अगर आप QCS के इन 12 रूल्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपको लिगेंड्स के नाम को भी याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर पाएंगे, दोनों तरह की नेमिंग। आप नाम से फॉर्मूला भी बना पाएंगे और फॉर्मूले से नाम भी बना पाएंगे, और साथ ही साथ मैंने यहां पर इनडायरेक्टली आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आएगा उसे कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जैसे मैंने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है ना, ऐसे ही हर लिगेंड का अगर आपको चार्ज पता होगा तो आप हर चार्ज को निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिगेंड्स आप यूज कर रहे हैं, उनमें से न्यूट्रल लिगेंड्स कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल कौन सा है, और उस पर कितना कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको ये चार्जेस पता होंगे, लिगेंड्स के नाम पता होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। QCS की ये दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड के अंदर नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 2 मार्क्स का 101% पूछा जाता है। चाहे वो फॉर्मूले से नाम पूछ लिया जा सकता है, या नाम से फॉर्मूला बनाने के लिए पूछ लिया जा सकता है। उसके लिए ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। जब आप QCS के इन रूल्स को फॉलो करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए बैठेंगे ना, तो आपका एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नोमेनक्लेचर के, वो एग्जाम्पल्स निकालिए, इन रूल्स को फॉलो कीजिए, इजीली आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है रिगार्डिंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, so you can ask your doubt only on QCS। आप अपना डाउट QCS से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके। आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप लाइक का बटन प्रेस करके बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से अपनी स्टडी को कर सकें। क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत स्टूडेंट्स को स्टडी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि अगर वो इस चैनल के लेक्चर्स को देखेंगे और इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो
फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि आपको जेईई मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई इन चारों एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे, उनके नोटिफिकेशंस इजीली उनको सबसे पहले मिल जाएंगे ताकि वो क्यूसीएस के थ्रू अपनी स्टडी को जारी रख सके। राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए क्यूसीएस के इन 12 रूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। गुड लक।